चंद्रपुर के प्रतापी राजा वीर प्रताप सिंह अपनी धर्मपरायण रानी सुमित्रा और 2 नन्हे राजकुमारों विक्रम और आदित्य के साथ देशाटन पर निकले थे। लौटते समय अचानक आकाश काले बादलों से घिर गया। बिजली कड़कने लगी और ऐसी मूसलाधार बारिश हुई कि रास्ते की सूखी नदियां उफान पर आ गईं। रास्ते में एक विशाल नदी पर लकड़ी का पुराना पुल था। जैसे ही राजा का रथ पुल के बीच पहुंचा, एक जोरदार कड़कड़ाहट के साथ पुल टूट गया। रानी की चीख और बच्चों की पुकार के बीच पूरा परिवार उफनती लहरों में समा गया। सैनिक किनारे पर असहाय खड़े रह गए। लहरें इतनी बेदर्द थीं कि उन्होंने पिता को पत्नी से और भाइयों को एक दूसरे से मीलों दूर बहा दिया। विक्रम, बड़ा बेटा, बहते हुए वो एक गांव के किनारे जा लगा। वहां रामू लोहार अपनी भट्टी जला रहा था। उसने बालक को देखा, उसे सहारा दिया और अपना नाम देकर उसे एक फौलादी इंसान बनाया। विक्रम लोहे को आकार देना तो सीख गया, पर उसके दिल में अपने असली माता पिता की धुंधली यादें हमेशा एक घाव की तरह रही। आदित्य, छोटा बेटा, वो एक संपन्न जागीरदार ठाकुर दिग्विजय को मिला। ठाकुर की कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने आदित्य को राजकुमारों जैसी शिक्षा और शास्त्र विद्या दी। रानी सुमित्रा, रानी को कुछ लुटेरों ने बचा तो लिया, पर उनकी नीयत खराब थी। उन्होंने रानी के गहने लूट लिए और उन्हें पास के नगर में सेठ धनीराम नाम के एक व्यापारी को बेच दिया। सेठ रानी की सुंदरता पर मोहित था, पर सुमित्रा ने अपने सतीत्व की रक्षा के लिए मौन व्रत और कठिन तप का बहाना बनाकर खुद को एक कोठरी में सीमित कर लिया। राजा वीर प्रताप, राजा बहते हुए कनकपुर राज्य की सीमा पर पहुंचे। वहां के राजा का निधन हो चुका था और नियति ने उन्हें वहां का नया महाराजा चुन लिया। राजा तो बन गए, पर उनका मन हमेशा अपनी पत्नी और बच्चों की याद में तड़पता रहता था। समय बीत गया। विक्रम और आदित्य अपनी अपनी किस्मत से कनकपुर की सेना में भर्ती हो गए। दोनों शूरवीर थे, पर एक दूसरे के लिए अजनबी। एक बार सेठ धनीराम व्यापार के लिए कनकपुर आया। उसके साथ दासी बनी रानी सुमित्रा भी थी। रात को सेठ ने अपने धन की सुरक्षा के लिए राजा से 2 श्रेष्ठ सैनिक मांगे। राजा वीर प्रताप ने अपने 2 सबसे भरोसेमंद सिपाहियों विक्रम और आदित्य को पहरेदारी पर लगा दिया। रात का दूसरा पहर था। सन्नाटे को चीरते हुए विक्रम ने अपनी नींद भगाने के लिए आदित्य से बात शुरू की। विक्रम भाई, आज इस नदी की आवाज़ सुनकर मुझे बचपन का वो पुल याद आ रहा है। एक ऐसी ही रात थी जब मैं अपने पिता और माँ से बिछड़ गया था। यह सुनकर आदित्य की आंखों में चमक आ गई। उसने कंपकपाती आवाज में पूछा, क्या तुम्हारे पिता के गले में एक सूर्य का लॉकेट था? विक्रम ने चौंक कर कहा, हाँ, और मेरी माँ हमेशा लाल रंग की साड़ी पहनती थी। दोनों भाई समझ गए कि वे बिछड़े हुए कलेजे के टुकड़े हैं। वे एक दूसरे के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगे। कमरे के अंदर बैठी सुमित्रा, जो बरसों से पत्थर बन चुकी थी, अपने बेटों की आवाज़ें पहचान गई। उसकी ममता का बांध टूट गया, पर वो सीधे बाहर नहीं आ सकती थी। अगली सुबह रानी सुमित्रा ने एक नाटक रचा। उसने सेठ के कीमती हार को छिपा दिया और शोर मचा दिया कि पहरेदारों ने चोरी की है। मामला सीधे राजा वीर प्रताप के दरबार में पहुंचा। सिंहासन पर राजा वीर प्रताप बैठे थे। सामने अपराधी के रूप में उनके ही दोनों बेटे खड़े थे और बगल में उनकी पत्नी। सुमित्रा ने घूंघट की ओर से कहा, महाराज, ये चोर नहीं है। मैं बस चाहती हूँ कि ये सभा के सामने अपनी वो कहानी सुनाएं जो इन्होंने कल रात एक दूसरे को सुनाई थी। जैसे ही विक्रम और आदित्य ने लकड़ी के पुल टूटने और परिवार के बिछड़ने की दास्तां सुनाई, राजा वीर प्रताप अपने सिंहासन से उठ खड़े हुए। उनकी आंखों से अविरल अश्रुधारा बहने लगी। रानी सुमित्रा ने अपना घूंघट हटाया और राजा के चरणों में गिर पड़ी। राजा ने अपने दोनों बेटों को सीने से लगा लिया। पूरा दरबार इस भावुक मिलन को देखकर रो पड़ा। दुष्ट सेठ धनीराम को उसके पापों की सजा मिली और उसे काल कोठरी में डाल दिया गया। बरसों के दुख के बाद राजा वीर प्रताप का परिवार फिर से एक हुआ और कनकपुर के साथ साथ चंद्रपुर में भी खुशहाली लौट आई। सीख: वक्त कितना भी क्रूर क्यों न हो, जो ईश्वर पर भरोसा रखते हैं, नियति उन्हें एक दिन फिर से मिला ही देती है।